are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 का एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर हैबिटेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने हैबिटेट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने हैबिटेट एंड एडेप्टेशन के बारे में डिटेल स्टडी करी इससे प्रीवियस वीडियोस में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को समझा और एक्वेटिक हैबिटेट को समझा। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो इसका लास्ट टॉपिक है और आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी को। What is characteristics of living organisms? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? अगर मैं आपको पेन, पेंसिल, कॉइन, टेबल और चेयर के बारे में पूछूं कि क्या ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो आई एम श्योर आप में से सभी इसका जवाब दे सकते हैं कि मैम ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और वहीं अगर मैं पूछूं द एनिमल्स मूविंग इन द स्ट्रीट्स और द पर्सन विच आर गोइंग अराउंड योरसेल्फ, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि वो जो पर्सन है जो घूम रहा है या फिर जो एनिमल्स हैं जो घूम रहे हैं वो क्या है? वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? तो वो है लिविंग थिंग्स। आप लोग सभी बता देंगे, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स तो मूव ही नहीं करते, तो प्लांट्स लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? क्या प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग है अगर वो मूवमेंट नहीं दिखाते? और जबकि कार्स, बसेस और ट्रक्स तो मूव करते हैं, तो क्या वो लिविंग थिंग हुए? बताइए, कार्स, बसेस, ट्रक्स, क्या ये लिविंग थिंग हुए क्योंकि वो तो मूवमेंट दिखाते हैं? बताइए, कंफ्यूज हो गए? और अगर वही मैं बात करूं क्लाउड्स की, क्लाउड्स तो ग्रोथ भी दिखाते हैं, है ना। अगर आपने किसी रेनी डे में क्लाउड्स को देखा होगा तो क्लाउड्स हमें मूव करते हुए भी दिखाई देंगे। आई एम श्योर आपने देखा होगा क्लाउड्स की ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो क्या वो लिविंग थिंग है? कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कैरेक्टरिस्टिक को। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग, अगर हम उसे लिविंग के कैटेगरी में रख रहे हैं, दैट मीन्स इट नीड्स न्यूट्रिशन, इट नीड्स फूड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब फूड की अगर हम बात करें तो प्लांट्स पे अगर हम देखें तो प्लांट्स तो मेक देयर ओन फूड। आई एम श्योर ये आप सब लोगों को पता होगा कि हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अगर आप सब लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कौन सा प्रोसेस होता है वो। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। और इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है? इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सनलाइट की, ऑक्सीजन की। ऑलराइट, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, क्लोरोफिल की। आई होप ये आपको रिकैप हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर हम बात करें एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? वो तो है। तो वो कैसे करते हैं अपने खाने का इंतजाम, अपने फूड का इंतजाम? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, they depend on plants and other animals for their food। दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड।
ठीक है। और ये फूड हमें क्यों चाहिए होता है? फूड हमें चाहिए होता है टू गेट एनर्जी, टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, हमारे जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि हम कहें कि हमें वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, हम जो भी अपने डेली लाइफ में, रूटीन में हम लोग जो भी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, तो जो भी हम काम करते हैं उनके लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें फूड से ही मिलता है। आई होप ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, है ना बच्चों। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट इज कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, दैट इज रेस्पिरेशन। यस, तो स्टूडेंट्स राइट डाउन द हेडिंग इफ यू आर मेकिंग द नोट्स। आई एम श्योर आप सभी नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। तो सेकंड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, यानी कि रेस्पिरेशन दिखाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, सो डू दे रिस्पायर? वो कैसे रिस्पायर करते हैं? फर्स्ट दे टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? दे गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन टेक इन करते हैं एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग, then we utilize this oxygen to break the food. Why the oxygen is needed to break the food? Because अगर वो फूड को ब्रेक नहीं करेगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो फूड की डाइजेशन के लिए, फूड की कंजप्शन के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। ऑलराइट, सो आवर बॉडी यूटिलाइज द ऑक्सीजन टू ब्रेक द फूड, ठीक है, टू ब्रेक the food to obtain energy, and this process is known as respiration. So if an exam comes, what is respiration? So can you all answer it out? That ma'am, the process by which our body utilizes oxygen to break the food to obtain energy is known as respiration. सिंपल सी बात है ना। जिस तरीके से हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है ऑक्सीजन को फूड को ब्रेक करने के लिए टू ऑब्टेन एनर्जी, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्या मैम ये ब्रीथिंग नहीं है? नहीं, ये ब्रीथिंग नहीं है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। पहले ब्रीथिंग होगी, ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करेंगे, टेक इन करेंगे, ब्रीथिंग हो गई। अब हमारे फूड के साथ जो काम हो रहा है, ऑक्सीजन जो है उसको ब्रेक डाउन कर रही है, वो अगला पार्ट है। तो इस दोनों पार्ट्स को मिलाकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस बनता है। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, है ना। तो ज्यादातर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है बेटे इसी रेस्पिरेशन के थ्रू, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यही दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग मैकेनिज्म्स भी होते हैं। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि नेम द प्रोसेस by which living organisms finally obtain the energy from the food it takes, ऑलराइट स्टूडेंट, तो आई होप इस क्वेश्चन का जवाब जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख कर देंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी फाइनली ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स।
ऑलराइट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ऑलराइट, नाउ वी स्विच ओवर टू कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे ऑक्सीजन जाती है, फिर विंड पाइप के थ्रू जाती है एंड देन फाइनली इट एंटर्स इनटू द लंग्स. ऑलराइट, ये होता है. कुछ एनिमल्स में अलग तरीका होता है. आइए जानते हैं कौन से अलग तरीके होते हैं. तो वो एनिमल है आपका जैसे कि मान लो अर्थवॉर्म. ऑलराइट, अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है? अर्थवॉर्म रिस्पायर थ्रू इट्स स्किन. अर्थवॉर्म के पास नॉस्ट्रिल्स नहीं होते, इट रिस्पायर्स थ्रू इट्स स्किन. ऑलराइट, अगर वही मैं बात करूं फिश की, तो फिश क्या करती है? वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्वेटिक हैबिटेट वाले में हमने पढ़ा हुआ है कि वो गिल्स के थ्रू जो है ब्रीथ करती है, रिस्पायर करती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करती है जो कि पानी में घुली हुई होती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया. अगर वही मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी पोर्स present on the surface of the leaves. I hope ये आप सबको क्लियर हो गया है ना. जैसे मान लो ये लीफ है हमारा, तो इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. और ये नाइट और डे टाइम में अलग अलग तरीके से काम करते हैं. डे टाइम में सनलाइट होती है और नाइट में नहीं होती है. तो डे टाइम में दे टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं. इस कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यही होता है. तभी तो हम कहते हैं ना पेड़ लगाओ, ग्रो मोर ट्रीज, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, उसको वो टेक इन कर लेते हैं. रिलीज्ड बाय ह्यूमंस को वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस रिलीज करते हैं उसको वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम ले आते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं. लेकिन नाइट टाइम में वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही रिस्पायर करते हैं. दे टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. उल्टा हो जाता है प्रोसेस. तो क्या ये अब आपको क्लियर हो गया? जो इस दौरान ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, और इस दौरान जो नाइट टाइम में ऑक्सीजन वो यूज करते हैं, तो कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा होता है? जो वो रिलीज करते हैं. सबसे बड़ा फायदा यही है कि द रिलीज ऑक्सीजन इज मोर while the used oxygen is less. Alright students, I hope ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेशन की आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी. तो चलिए जल्दी से स्विच ओवर करते हैं अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को. बहुत सिंपल है, दैट इज ग्रोथ. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रोथ. ग्रोथ में तो आप, आई होप आप सब लोगों को अच्छे से, आप खुद ही आंसर मुझे कर सकते हैं कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि 4 साल पहले जो आपको यूनिफॉर्म आता था स्कूल का, क्या वो आज भी आता है? नहीं आता. इसका मतलब आप लोग क्या हो गए? यू हैव बिकम टॉलर, है ना. हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं. तो क्या कपड़े छोटे होते हैं? नहीं, कपड़े तो उतने ही हैं, बट यू ऑल हैव बिकम टॉलर. आप लोग बड़े हो गए हैं. मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में हमें ग्रोथ नजर आती है कि अगर हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, उनमें ग्रोथ कैसे नजर आती है बच्चों? उसमें यंग वंस जो है वो ग्रो हो जाते हैं एडल्ट्स में, है ना. पहले छोटे से होते हैं, बेबी होते हैं, फिर किड बनते हैं, उसके बाद चाइल्ड बनते हैं, उसके बाद टीनेज बनते हैं, उसके बाद हम एडल्ट बनते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं. तो ये ग्रोथ दिखाई देती है ना एनिमल्स में भी और ह्यूमन बीइंग्स में में भी. और अगर वही मैं बात करूं प्लांट्स की, क्या प्लांट्स में ग्रोथ दिखाई देती है?
दिखाई देती है। पहले प्लांट का क्या होता है, एक बीज होता है, एक सीड होता है, उसको हम मिट्टी में सो करते हैं, है ना, हम बो देते हैं ना बीजों को। सो वी सो द सीड्स इनसाइड द सॉइल। उसके बाद वो सीडलिंग बनेगा, उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा होएगा, एक सैपलिंग बनेगा, उसके बाद इट विल ग्रो इनटू ईदर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, है ना, इनमें से एक चीज बन जाएगा, या तो हर्ब्स या श्रब्स या फिर ट्री में वो उगता ही रहेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में भी हमें ग्रोथ देखने मिलती है, सीड से सीडलिंग, ऑलराइट, सीडलिंग से फिर उसके बाद सैपलिंग, सैपलिंग से फिर वो बन जाएगा या तो हर्ब्स या फिर श्रब्स और या फिर ट्रीज, है ना। तो ये हमारा हुआ ग्रोथ। तो यानी कि अभी तक हम देख पा रहे हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, चाहे हम प्लांट्स लें, चाहे हम एनिमल्स लें, चाहे ह्यूमन बींग्स लें, इंसेक्ट्स लें, पैरासाइट्स लें, इन सब में जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रख रहे हैं उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन आ रहे हैं। सो वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स क्विकली स्विच ओवर to our fourth characteristic, that is respond to the stimuli. Respond to stimuli. Fourth one is respond to stimuli. What do you mean by stimuli? ये तो कुछ नया सा टर्म है मैम। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? देखिए, जब अगर आप अपने घर में हैं और एकदम से आप ब्राइट सनलाइट में निकलते हैं, या फिर सुबह सुबह जब आप उठते हैं, व्हेन यू वेक अप, मम्मा आपके रूम का जो है स्विच ऑन करती है लाइट को, तो एकदम से आप लोग अपना क्या करते हैं, आईज क्लोज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते एकदम से, है ना। अगर इफ यू आर वॉकिंग बेयर फुटेड ऑन अ लैंड एंड अ थॉर्न इज प्रिक्ड इनटू योर लेग, ऑलराइट, इनटू योर फुट, अगर आप जो है बिना स्लीपर्स के आप चल रहे हैं और अचानक से कोई कांटा चुभ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ओह OMG, ओ माय गॉड, है ना, लग गया हमें कांटा, यह आपका रिएक्शन होता है। अगर आप एकदम से कोई गर्म चीज़ों को पकड़ते, एकदम से अपना हाथ हटाते हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर ईदर योर मदर और टीचर, इफ यू हैव एक्सपीरियंस, वांट्स टू स्लैप यू एंड देन यू हाइड योर फेस विद दिस, इस एक्शन के साथ अपना फेस को आप हाइड करते हैं। तो क्यों, एकदम से ये क्या हो रहा है, ये जो चेंजेस आपके सराउंडिंग्स में आ रहे हैं इन्हें ही हम कहते हैं स्टिमुलाई, जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एकदम से रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। समझ में आई बात? आप लोग ऐसे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करोगे ही। अगर आपने किसी वायर को टच करा जिसमें करंट आ रहा है, एकदम छू के आपको झटका लगेगा, एकदम आप हाथ हटाओगे, तो वो क्या था, रिस्पॉन्ड टू योर स्टिमुलाई। स्टिमुलाई वॉज the current, stimuli was the thorn, stimuli was the bright sunlight, all right. So stimuli को अगर हम define करें तो हम क्या कह सकते हैं, what is stimuli? These are the changes in the surrounding, changes in the surroundings to which we respond, to which we respond. Alright, changes in the surroundings to which we respond are called stimuli. Alright, अगर हम इसमें एग्जाम्पल दें स्टिमुलाई के तो क्या हो सकता है, ब्राइट सनलाइट हो सकती है जिसमें हम अपनी आईज को डिम कर लेते हैं, बाद में एडजस्ट हो जाती हैं। मैंने आपको थॉर्न का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको करंट का एग्जाम्पल दिया, है ना, और किस चीज का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बताइए, करंट का दिया, या फिर द स्लैब, ऑलराइट। अगर वहीं हम एनिमल्स की बात करें, क्या एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई में? बिल्कुल। अगर आप वाइल्ड एनिमल्स के सामने ब्राइट सी सनलाइट नहीं, ब्राइट लाइट को फ्लैश करेंगे तो वो एकदम से भाग जाएंगे, दे रन अवे। तो एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। इफ यू स्विच ऑन द लाइट इन योर किचन, यू विल सी द कॉकरोचेस, इफ देयर आर कॉकरोचेस, इफ यू हैव सीन द कॉकरोचेस रैन अवे टू देयर हाइडिंग प्लेसेस, इजंट इट? तो एनिमल्स में भी हमें देखने मिलता है स्टिमुलाई, राइट। और अगर हम कहें कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो एकदम से आप फैंस ऑन करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम प्लांट्स पे। क्या प्लांट्स भी करते हैं स्टिमुलाई? बिल्कुल करते हैं। पहला है कि सम प्लांट्स blooms only in night,
ओनली इन नाइट, यानी रात के टाइम ही वो खिलते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम में नहीं ब्लूम करते, खिलते नहीं है, वो सिर्फ रात के टाइम पे खिलते हैं। तो मतलब उनको डे टाइम से क्या है, एलर्जी है, और नाइट टाइम में वो रिस्पॉन्ड करते हैं नाइट को, है ना। सो दे ब्लूम्स ओनली इन नाइट। एंड सम प्लांट्स वी ऑब्जर्व द फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट हम लिख सकते हैं इसमें, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली इन नाइट। फ्लावर्स of some plant, flowers of some plants closes after sunset, यानी कि जब दिन ढल जाता है, जब शाम हो जाती है, तब वो क्लोज हो जाते हैं। क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? बिल्कुल सही, वो है हमारा सनफ्लावर, सूरजमुखी। वो डे टाइम में खिला रहेगा एक स्माइली की तरह, है ना। और अगर जैसे ही सनसेट होता है तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगला आता है, अगर आपने सुना होगा एक और प्लांट के बारे में, दैट इज अवर मिमोसा प्लांट। ऑलराइट, मिमोसा प्लांट कौन सा होता है? इसको हम लोग कह सकते हैं टच मी नॉट। टच मी नॉट मतलब मुझे मत छुओ, क्योंकि जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो उसके लीव्स क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन किन बच्चों ने टच मी नॉट प्लांट को टच करके देखा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिमोसा प्लांट, leaves of this plant folds or closes when we touch them। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या हुआ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई हुआ, ये भी क्या हुआ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई हुआ। आई होप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सब आपको क्लियर हो गई। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी 5th कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज एक्सक्रीशन। दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, सब इंटरेस्टिंग ही लग रहा होगा, आई होप अब आपको, है ना। तो 5th इज एक्सक्रीशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, ये तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लिया, दे टेक्स इन फूड। तो क्या वो सारे फूड को यूटिलाइज करते हैं? इज देयर एनी फूड अनयूटिलाइज्ड? कुछ फूड अनयूटिलाइज्ड भी रह जाता है, वेस्ट की तरह बॉडी में रह जाता है। ऑलराइट, तो उस वेस्ट को हमें अपने बॉडी से क्या करना होता है, थ्रो आउट करना होता है, अदरवाइज इट विल हार्म अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा। सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट रिड आउट ऑफ दिस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। Alright, how do living organism excrete? They excrete in the form of feces or urine. Urine के फॉर्म में, feces के फॉर्म में वो excrete करते हैं। Alright, animals and human beings. Alright, so सबसे पहले हम लोग excretion के process की definition लिखते हैं। ठीक है, तो excretion क्या होता है? The process by which living organisms, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही है ना, तो आपको साइड बाय साइड इसी क्लास में लर्न भी कर लेना है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट rid of the waste is known as excretion। अब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की एक्सक्रीशन के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं मैम? तो प्लांट्स के पास कई तरीके हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं, बस तब तक किसी पार्ट में, तब तक जब तक वो उनकी बॉडी को हार्म ना करे। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि some of the plants store waste products in their parts in the way that they do not harm the plant, वो नुकसान ना पहुंचाए।
अगर नुकसान पहुंचा रहा है फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। दे डू नॉट हार्म द प्लांट। क्या ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम बता सकते हो आप लोग? क्या बता सकते हो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे? वो होते हैं हमारे रेजिन्स, गम्स, ऑयल्स, रबर। ऑलराइट, आई होप इन सब के बारे में आप लोगों को पता है कि गम्स तो आपको पता ही है, गम बनाने के काम आता है। ऑयल भी पता है, रबर भी पता है। रेजिन्स जो है वो परफ्यूम्स, ज्वेलरी, ये सब बनाने के काम में आती हैं। ऑलराइट, नाउ सम ऑफ द प्लांट्स get rid of waste products in the form of secretion, यानी कि वो सिक्रीट करते हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल्स होंगे? इसमें भी आपके लेटेक्स, ऑयल, ये सब एग्जांपल्स होंगे। लेटेक्स जो है वो आपके ग्लव्स बनाने के काम आता है, क्लोथिंग में काम आता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सिक्रीशन के फॉर्म में भी कि वो सिक्रीट आउट कर देते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। या फिर प्लांट्स जो है अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। जो लीव्स हैं, बार्क्स हैं, उनको क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं। आप देखते होंगे ना, जो गले सड़े पत्ते होते हैं वो नीचे बिखरे हुए होते हैं, तो प्लांट से वो टूट टूट के गिर जाते हैं। इस तरीके से भी एक्सक्रीशन होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं एक्सक्रीशन के प्लांट्स में। आई होप एक्सक्रीशन का टॉपिक भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्विकली, दैट इज 6th is our reproduction. All right students, so write down the heading reproduction. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही तरीके के यंग वंस प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉग्स होंगे तो वो किसको बर्थ देंगे? डॉग्स पपीज को ही देंगे, है ना, अपने ही तरीके के बच्चों को जन्म देंगे। ह्यूमन बींग्स को ही बर्थ देगा। मंकी को ही बर्थ देगा। ऑलराइट, इफ वी सो द सीड ऑफ अ मैंगो प्लांट इन द सॉइल, ऑलराइट, सो विल इट बिकम अ नीम ट्री? नो, है ना, it will become a mango tree only. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, कि द प्रोसेस बाय विच living organism produces the young ones of their own kind is known as reproduction. आई होप ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम इसमें बर्ड्स की बात करें तो दे ले एग्स, है ना, वो अंडे देते हैं जिसमें से हैच आउट होके बेबीज निकलते हैं और फिर वो बड़े होके क्या बन जाते हैं? बर्ड्स बन जाते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये दोनों तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम लेज एग्स एंड सम ऑफ देम गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एनिमल्स के बारे में भी अब आपको पता चल गया। ह्यूमन बींग्स तो दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ऑलराइट, वहीं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो या तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सोइंग सीड्स, है ना। सीड्स अभी मैंने आपको बताया, सीडलिंग, फिर सैपलिंग, फिर हर्ब्स या ट्रीज में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? the process in which seed grows into a seedling. आई होप ये आपको रिवाइज हो गया होगा। ये प्रोसेस आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा प्रीवियस क्लास में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्लांट सीड्स के थ्रू जर्मिनेट कर सकते हैं, ग्रोथ दिखा सकते हैं, रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। प्लांट्स का कोई और तरीका भी है रिप्रोडक्शन का? बिल्कुल है, जैसे कि बाय अदर पार्ट्स, यानी कि जैसे कि हम कहें बड के फॉर्म में, जो कि हमें मिलता है पोटैटो में।
अगर हम पोटैटो में, जैसे आपने देखा होगा पोटैटो में छोटी छोटी आईज होती हैं, है ना, अगर हम उनकी आईज को ये कट करके मैंने मिट्टी में सो कर दिया तो वो एक दूसरा पोटैटो प्लांट जो है बन जाएगा, उससे बनेगा कि नहीं बनेगा? करके देखा है आप में से कई बच्चों ने करके देखा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो यानी कि प्लांट्स में कुछ अदर वेजिटेटिव पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पोटैटो में हमने देखा कि उसका बर्ड या फिर हम कहें उसकी आई को अगर हम सो करेंगे तो उससे हमारे पास इट गिव राइज टू अ न्यू पोटैटो प्लांट। ऑलराइट, और अगर हम देखें और क्या तरीका है मैम, बाय कटिंग यानी कि अगर हम किसी की स्टेम को कट करके ग्राफ्टिंग करके हम उसको जो है लगा दें, प्लांट कर दें, तो भी एक नया प्लांट बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन रोज प्लांट, या फिर हम कहें मेहंदी प्लांट को भी इसी तरीके से क्या करा जाता है, ग्रो करा जाता है, रिप्रोड्यूस करा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टरिस्टिक भी अब आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ है ही नहीं, है ना। द प्रोसेस टू गिव बर्थ टू द यंग वंस टू प्रोड्यूस द मोर ऑफ देयर ओन काइंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, बर्ड्स कैसे करते हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं और प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं अपने 7th कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज मूवमेंट which is our second last characteristic. Alright, 7th one is movement. I hope ये सब आप लोगों को पता होगा। मूवमेंट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में तो कॉमन है मैम, मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं, है ना, until they are alive. Alright, लेकिन अगर वही मैं प्लांट्स की बात करूं, क्या प्लांट्स में मूवमेंट दिखाई देती है? प्लांट्स में मूवमेंट नहीं। अगर मैं प्लांट्स को कहूँ तो वो एंकर्ड होते हैं सॉइल में। एंकर्ड का मतलब एक नया वर्ड है ना, सीख लीजिए। एंकर्ड का मतलब है फिक्स्ड इन द सॉइल। वो फिक्स्ड होते हैं सॉइल में, वो इधर उधर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रैवल नहीं कर सकते, बट उनके अंदर भी हमें मूवमेंट दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? अगर मैं कहूँ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड दे प्रोड्यूस, वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं ना। लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की, तो लीव्स खाना बना रही हैं, तो वो बाकी सारे पार्ट्स में वो फूड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाटर जो है रूट्स लेते हैं, तो वाटर जो है वो भी जो है ट्रांसफर हो रहा है पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ऑलराइट, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें मूवमेंट के लिए कि वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स and the food move in all the other parts of the plant, एक तो ये मूवमेंट हो गई। एक मूवमेंट हमने दिखाई थी कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, अभी हमने रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में पढ़ा था ना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, ये भी तो एक मूवमेंट ही हुई। कुछ प्लांट सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं, कुछ नाइट टाइम में ब्लूम करते हैं, ये भी मूवमेंट हुई। और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या वो मूवमेंट नहीं हुई? वो भी मूवमेंट हुई। अगर हम टच मी नॉट प्लांट को, मिमोसा प्लांट को टच कर रहे हैं और उसकी लीव्स फोल्ड हो रही है, मूवमेंट दिखा रही है भाई, है ना, वो भी तो मूवमेंट है। तो इट विल ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ मूवमेंट। आई होप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। लास्ट है हमारी डेथ। हाँ जी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे एक बारी डेथ तो जरूर फेस करनी है, उसकी डेथ निश्चित है। इट इज अवर यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑलराइट स्टूडेंट, चाहे वो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो, चाहे वो पैरासाइट है, चाहे एक बड़ा सा जानवर है या ह्यूमन बींग्स है, वी ऑल विल बी गोइंग टू फेस अवर डेथ। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो एंजॉय योर लाइफ। ओके, डेथ में जो है हम ये कह सकते हैं लाइफ स्पैन यानी जिंदगी सबकी अलग अलग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ टाइम के लिए शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, कुछ टाइम के लिए जीते हैं। पैरासाइट्स कुछ टाइम के लिए जीते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस बींग्स की लाइफ स्पैन मॉडरेट होती है। कुछ ट्रीज होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, लेकिन डेथ तो निश्चित है बच्चों। ठीक है, सो कैन यू
name a process? Can you name a process by which living or a type of living organism exists? कौन सा वो प्रोसेस होगा जिससे एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है? वो है हमारा रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ना एक दिन तो हम मर जाएंगे, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, जो यंग वंस प्रोड्यूस हुए हैं, वो सरवाइव करेंगे। ऐसे ये धरती पे जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो कंटिन्यू ही रहेगी। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। एंड में करते हैं हम क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? क्या होती है लाइफ? सो राइट डाउन द हेडिंग, व्हाट इज लाइफ, योर लास्ट टॉपिक, व्हाट इज लाइफ? बताइए क्या होता है लाइफ? लाइफ इज अ सिस्टम या लाइफ इज अ प्रोसेस which is seen only in living organisms, जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखाई देती है, through growth, movement, respiration, reproduction, excretion, एक्सेट्रा। ऑलराइट, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, उसी को ही हम लोग लाइफ कहते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन मैं रिवाइंड करूं कि कार्स बसेस मूव करती हैं, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स की जो मूवमेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक है उसको तो वो शो कर रही है, पर क्या आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखा रही है? क्या उनको फूड चाहिए? क्या वो ग्रोथ दिखा रही है? क्या वो डेथ दिखा रही है? क्या वो एक्सक्रीट कर रहे हैं? नहीं। So all these characteristics, all the 8 characteristics must be shown by them. That organism will only be categorized as a living organism. Alright students, similarly with the clouds growth दिखाते हैं मान लिया, movement दिखाते हैं मान लिया, लेकिन क्या उनको खाना चाहिए? Do they need nutrition? Do they excrete? Do they reproduce? No. Alright, no na? The answer is a big no. So that means they are our non-living things. They are not living things. Alright students, I hope आपका आज का जो सेशन है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे एक दूसरे चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।